अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्लास है वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है जी, वेन डायग्राम्स ये ऑलमोस्ट एट्थ क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं और नाइन्थ में भी, और इससे आगे भी बहुत सारे टॉपिक है मैथ में जिसमें ये पढ़ाया जाता है। वेन डायग्राम्स जो है, अब यहाँ पे आप लफ्ज़ जो डायग्राम है इसमें से समझ गए होंगे कि यानी इसमें कोई खाके, कोई तस्वीरें बनाए जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका मतलब भी कुछ इस तरह से है, तस्वीर वगैरह। ठीक है। वैन ये बंदे का नाम है। ठीक है, क्या नाम था पूरा बंदे का नाम, इसका नाम था जॉन वैन। जॉन वैन ये मैथमेटिशियंस था जिसने आइडिया दिया। कौन सा आइडिया दिया? आइडिया ये दिया कि आप जो है सेट्स को, किसको, सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए हम सेट्स को जाहिर कर सकते हैं। और इस बंदे का नाम जॉन वेन था जिसने यह आइडिया दिया। तो आज 7 तारीख है और 11 और 2023। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, फिर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें समझ आएंगी। और अगर आपने ये पूरा नहीं देखा तो फिर मसला होगा। ठीक है ना, तो बेहतर ये है कि आप इसको कंप्लीट समझें। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डायग्राम्स। डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए हम सेट्स को जाहिर कर सकते हैं। अब पहले हम सेट किस तरह लिखते थे? हम सेट्स को ऐसे लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह 8। ठीक है, ये हमारा सेट है ए, फॉर एग्जांपल ये एक सेट है। फिर दूसरा सेट है हमारा बी, जो कि बराबर है 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक और सेट है जिसको हम यू कहते हैं। यू यूनिवर्सल सेट होता है, यानी ये जो आप सेट उठा रहे होते हैं ये उसके सब सेट होते हैं, ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसको यू से जाहिर करते हैं। यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसको कभी कभार एक्स से भी जाहिर करते हैं, बड़ा कैपिटल एक्स। अगर कभी कभार इसको इस निशानी से भी जाहिर करते हैं। तो ये सब जो है यूनिवर्सल सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी दिस सेट इज़ बिगर दैन ऑल दो सेट्स विच वी टेक इन कंसिडरेशन। यानी अगर आप इन दोनों के सेट के मुकाबले में जो ये सेट देख रहे हैं, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। इसके लिए शर्त ये है, यूनिवर्सल तब हो सकता है जब इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, इसके भी तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, और उसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें और भी कोई चीज़ हो, कोई नंबर्स वगैरह वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि ये इनका यूनिवर्सल सेट है। अब वेन डायग्राम की जो तस्वीरें हैं उनमें आप 3 तरह के पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स बनाने से पहले इसमें जो ये यूनिवर्सल सेट होता है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा रेक्टेंगुलर सा शेप बनाते हैं इसमें। ठीक है ना, ये एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट को शो करता है। दिस रेक्टेंगल शोज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट को शो करता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये तमाम नंबर्स मौजूद हैं। कौन से नंबर भाई? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 10 11, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है ना, इसको आप एक्स कह सकते हैं और इसको आप कैपिटल यू कह सकते हैं और इसको आप ये निशानी भी दे सकते हैं। तो ये सब इसके अंदर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ए चाहिए, अगर आपको ए चाहिए तो फिर ए के लिए आपको ये करना होगा कि आपको इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल बनाना होगा। 1 2 3, जहाँ जहाँ पे ये नंबर है ना, वहाँ पे एक छोटा सा सर्किल आप बनाएंगे लाइक दिस वे। ये थोड़ा सही सा नहीं बनाए, लेकिन इस तरह हम एक सर्किल बनाते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई कहे कि आप इनको यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करें, देखें किस तरह बनाए जाते हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट के बाद जो हमारे पास वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम को
के लिए आपको सेट्स की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम के लिए सेट्स की पहचान होनी चाहिए। वेन डायग्राम्स आप 3 तरह के सेट्स का बना सकते हैं। पहला है सबसेट, ठीक है, सबसेट। दूसरा डिसजॉइंट सेट्स। तीसरा ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। इन सब के लिए आपने क्या करना है, अलग अलग से पिक्चर्स बनाने हैं। इसका जो पिक्चर बनेगा ना वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सेट के अंदर ये देखना होता है कि क्या ये जो मेरा सेट है ये इस तरह बनता है। सपोज दिस इज़ बी, दिस इज़ ए। अगर इधर 1 2 3 लिखा है तो इधर 4 5 6 लिखा होगा, 7 भी होगा, ठीक है। इस तरह के सेट को जो है ना हम सब सेट काउंट करते हैं। अगर आप मिसाल, अगर मैं इसको ए और बी के एलिमेंट्स लिखूं तो वो कैसे होंगे, ए बराबर होगा, अच्छा पहले बी लिख देते हैं। बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। लेकिन ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए के अंदर भाई 4 5 6 7 भी है। क्या 1 2 3 भी ए के अंदर है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस तरह यूँ समझें कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक कमरा है, और अगर वो लोग किसी कमरे में अंदर बैठे हुए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उस बिल्डिंग के अंदर भी है? तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 1 2 3 भी ए में है, उससे ज़्यादा जो है ना 4 5 6 भी है। अब अगर इस तरह के 2 सेट होंगे तो उनको हम सब सेट में लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे। इसके लिए शेप इस तरह का ड्रॉ करेंगे। फिर हम आते हैं डिसजॉइंट के लिए। अच्छा, इसके बकाया एलिमेंट फिर कहाँ है? यूनिवर्सल तो इसका बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ बकाया इधर साइडों पे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है, 9 इधर है, 10 है, 11 है, वगैरह वगैरह। और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो वो कंसिड्रेशन में हमने नंबर नहीं लिए, हमने हमारे जो काम के नंबर थे हमने उनको सर्किल कर दिया, उनको हाईलाइट कर दिया एक तरह से। डिसजॉइंट सेट आप अल्फाज में से ही पता लग जाता है कि डिसजॉइंट, डिस माने नहीं, जॉइंट माने जोड़, डिस माने नहीं। जितने भी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं उनमें जो डिस होता है ना वो हमेशा ना के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, ठीक है। क्वालिफाई करना यानी गेम में शामिल होना या किसी भी चीज़ के लिए मतलब उसको पास करना, और डिसक्वालीफाई यानी फेल हो जाना, ठीक है। और फंक्शन, डिसफंक्शन, और भी बहुत सारे जो है ना जिसमें डिस लगता है। क्वालिफाई, लाइक क्वालिफाई, इसका अपोजिट क्या होगा, डिसक्वालीफाई, डिसक्वालीफाई, ठीक है। इस तरह ओके। और क्या बताया आपने? हाँ आप बताएं एक दो। ओके, फंक्शन, फंक्शनिंग या फंक्शन, डिसफंक्शन। डिसफंक्शनिंग मतलब नहीं काम कर रहा, ठीक है, फंक्शनिंग। इस तरह और भी बहुत सारे, यानी जिसके साथ भी डिस लगता है ना वो नहीं का आंसर देता है। एग्री, डिसएग्री, ठीक है ना, एग्री, देखिए एग्री, डिसएग्री, ये डिस नहीं को शो करते। यानी इसका मतलब ये है कि ये ऐसे सेट हैं जिनके अंदर कोई जोड़ नहीं, यानी उनके अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा डिसजॉइंट सेट्स का, तो इस तरह का बनेगा। ये ए है और ये बी है। आप देखें ये दोनों सर्किल दूर दूर हैं। ए के अंदर 1 2 3 होगा तो इसके अंदर 4 5 6 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं इनके अंदर। बाकी जो एलिमेंट है वो साइडों में पड़े हुए हैं, जैसे 11 इधर है, 9 है, 7 है, 6 है, 6 तो ख्याल आ गया, 8 है, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह के जो सेट होते हैं ना वो हम कहते हैं ये डिसजॉइंट सेट है। अगर इनको मैं लिखूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको लिखना चाहूँ कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, तो ए के अंदर 1 2 3 है, और बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, तो बी के अंदर 4 5 6 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ओवरलैपिंग। आप देखिए ओवर और लैपिंग, ओवर माने के ऊपर, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी उनके जो कुछ एलिमेंट हैं वो इनके एलिमेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इनमें जो नंबरिंग होते हैं इनमें कुछ कॉमन होते हैं, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, कुछ मेंबर कॉमन होते हैं, कुछ मेंबर्स कॉमन होते हैं या एक जैसे होते हैं। कॉमन लिख देता हूँ मैं, कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं, कम से कम एक, ठीक है। कम से कम एक मेंबर अगर कॉमन है, कम से कम भी एक मेंबर कॉमन हो, एक मेंबर
तो ऐसे जो हैं उनको हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग सेट है। अगर सारे का सारा सेट एक दूसरे सेट के अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको फिर वो ओवरलैपिंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब सेट, क्योंकि इसका पूरा जो सेट है वो दूसरे सेट के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, ठीक है, कॉमन हो। यहाँ पे ये केस नहीं है, यहाँ पे पूरा सेट जो है वो आपका जो है उसमें नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक या दो मेंबर जो है वो कॉमन होंगे, पूरा सेट कॉमन नहीं होगा। अच्छा, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया जी, इसके अंदर ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये पी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 5 9 फॉर एग्जांपल। अब ये जो जगह है ना, ये वो जगह है ओवरलैपिंग वाली जगह है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सेट को बनाते हैं तो यानी हमें लगता है कि ये इस सेट के अंदर है, और जब इसको हम गोल सर्किल करते हैं तो ऐसे लगता है ये इसके अंदर है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे लिखेंगे, उसमें हम ऐसे लिखेंगे ए 1 2 3 5 9, और बी के एलिमेंट कैसे लिखेंगे, बी के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 4 6 7, ठीक है। ये आ गया आपका ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट में इस तरह बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कम से कम एक नंबर कॉमन होगा। अगर पूरे का पूरा सेट एक दूसरे सेट के अंदर मौजूद है तो वो ओवरलैपिंग में नहीं आएगा, वो सब सेट में आएगा। अब हम जब हमने इन तीनों तरह के जो सवाल हैं वो देखे हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि इसका वेन डायग्राम बनाएं, ड्रॉ वेन डायग्राम, ठीक है ना, ड्रॉ वेन डायग्राम, ये क्वेश्चन होता है, ड्रॉ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, या फिर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम फिलहाल ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हमें उसके बाद जो है ना वो एलिमेंट्स देता है कि भाई ए बराबर है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू, या इसको मैं, हाँ ठीक है, 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड यू भी बताएगा आपको, ठीक है ना, यू इज इक्वल टू, कभी कभी देता है कभी नहीं भी देता है, तो यू अगर नहीं भी दे रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये लिख देता है यू। यूनिवर्सल सेट हमें पता होता है। जैसे ही हमें ये सवाल मिला तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें ये देखना है कि इसके लिए जो पिक्चर ड्रॉ करेंगे वो कौन सी वाली पिक्चर होगी, आया ये वाली होगी, ये होगी, ये होगी। तो आप बताएं कौन सी वाली पिक्चर होनी चाहिए, ये ए वाली होनी चाहिए, कमेंट में मुझे बताइएगा, ये बी वाली होनी चाहिए कि सी वाली होनी चाहिए, ये पिक्चर्स के नाम है। हाँ भाई बताएं कौन सा सही रहेगा इसके लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आप देखें भाई सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3, बी में कौन से हैं 1 2 3 4 5 6, क्या ये सारे का सारा सेट इसके अंदर मौजूद है? जी हाँ है। तो फिर उसके लिए हम ये वाला मॉडल उठाएंगे। तो हम इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास। अब ये भी ध्यान में रखना है कि आप ए और बी को कैसे लिखते हैं। कभी कभी हम मोस्टली ए को ऊपर लिखते हैं, बी को नीचे लिखते हैं, लेकिन आपने ध्यान देना है कि आपका जो सेट है उसमें बड़ा ए है कि बी है। जो बड़ा होगा वो बाहर होगा, जो छोटा होगा वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। सो पहले आप अंदर के जो सेट हैं उनके एलिमेंट्स लिखिए। ये ए है, ए इज़ 1 2 3, 1 2 3 इसमें आ गया। अब बी में 1 2 3 के अलावा वाले एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि ये ए में जो आपने लिखे हैं ये एक्चुअली बी में भी हैं। यहाँ पे जब हमने इसको बनाया तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स बी के भी हैं। अच्छा 1 2 3 हो गया। उसके बाद हमारे पास बाकी क्या बचता है 4 5 6, ये हो गया हमारा ये ए और बी, ये सेट बन गया। अब आप जो यूनिवर्सल है उसके एलिमेंट्स बाहर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या बचा 7 बच गया, 8 बच गया। अब ये आपका यूनिवर्सल सेट है। लेकिन अब ये सवाल कहते हैं कि यूनियन करें, ठीक है ना, क्या करें, यूनियन करें। अगर हम यूनियन करते हैं वैसे, यानी अगर मैं इसको इस तरह ए यूनियन बी करूं तो मेरा जवाब क्या आएगा, आप देखें जवाब क्या आएगा इसका। ए और बी को यूनियन करें तो
1 2 3 इसके अंदर भी है, 1 2 3 इसके अंदर भी है। यूनियन करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा जवाब है ये कौन से रीजन में है। जहाँ तक ये रीजन जाएगा, यानी जिस जिस रीजन में हमारा जवाब होगा उसको हम शेड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, यहाँ तक इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे ऐसे। और ये जो शेडेड रीजन है इसमें हम रीजन्स की बात करते हैं, ठीक है ना। और शेड करने का तरीका ये है कि आपने एक ही तरह के लाइन लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि इधर एक तरह से लगाओ, इधर से एक तरह, इसका मतलब होता है यहाँ पे वेन डायग्राम में इसकी माने होती है, ऐसे नहीं है। आप अगर लाइनें लगा रहे हैं तो ये एक ही समत वाली लाइनें लगाएं, या फिर ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं या इस तरह लगाएं, जिस तरह भी लगाएं। तो हम यहाँ कहेंगे द शेडेड रीजन इज आवर आंसर। कभी कभार किसी बुक्स में इस तरह भी ये डब्बा देते हैं, फिर उनमें बताते हैं कि ये जो हमारा ए यूनियन बी है ना, ये जो लाइनें हैं ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। ये इस तरह की जो लाइनें हैं वो हमारे ए यूनियन बी को शो कर रहा है। और जो रीजन शेड नहीं है वो हमारा आंसर नहीं है, वो हमारे जवाब में नहीं है। ये तो था पहला नंबर सवाल। अब दूसरे सवाल में इन्हीं सेट्स को लेके क्वेश्चन मुझे दे रहा है कि भाई आप क्या करें, ए यूनियन बी मालूम करें, लेकिन आपको सेट चेंज करके दे रहा है। वो सेट कौन से दे रहा है भाई, ए बराबर है 1 2 3 एंड बी बराबर है ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी। अब इसका मुझे यूनियन दे रहा है कि यूनियन करो और इसका वेन डायग्राम बनाओ। तो मैं इसका यूनियन अगर करूं वैसे मैन्युअली तो क्या होगा, 1 2 3 ए बी सी, ठीक है ना, ये हमारा यूनियन है। अब इसका मैं वेन डायग्राम कैसे बनाऊं। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो सेट है ये कौन से सेट है, आया इस कैटेगरी के सेट है, इसके सेट है, ये इस कैटेगरी में से आते हैं। आप नंबर्स को देखें 1 2 3 ए बी सी, क्या ये मिलते जुलते हैं। अगर मिलते जुलते हैं तो फिर इसको चेक करेंगे, नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, इसमें सारे का सारा सेट इसके अंदर मौजूद है, ये हाँ इस कैटेगरी में ये जो है ना आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बनाएंगे, ए, और यहाँ पे पी, पी। ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है ए बी सी, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्सल सेट वो देते हैं, कभी बस इसको कंसिडर करते हैं कि ये है। अगर ज़रूरी है ख़ास तौर पे कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट को दिया जाता है, अदरवाइज़ यूनिवर्सल सेट को मेंशन नहीं करते, बस यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूनिवर्सल सेट है। अब ए यूनियन बी में आप जवाब देखेंगे हमें क्या आंसर मिला। ए यूनियन बी में जो हमें जवाब मिला है विच इज़ 1 2 3 ए बी सी। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर 1 2 3 ए बी सी है वो रीजन हम शेड करेंगे। ये ए रीजन को हमने शेड किया, उसके बाद हम बी रीजन को शेड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी शेड नहीं करना, क्योंकि यही हमारा आंसर है। तो इसके सो दिस शेडेड रीजन ए यूनियन बी शोज दिस वन इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ वेन डायग्राम। अब उसके बाद जो एक लास्ट हमारा क्वेश्चन रहता है यूनिट बी के लिए, वो ये है कि हम ओवरलैपिंग सेट्स का भी वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो ओवरलैपिंग सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप देखें कि ए मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, एंड बी एक सेट है जिसके अंदर लिखा है 1 3 5 7 9, ओके। अब मुझे कोई कहता है कि ए यूनिट बी बनाओ या बताओ इन ड्रॉ वेन डायग्राम। अब इसका वेन डायग्राम बनाओ, ड्रॉ वेन डायग्राम। अब इसका वेन डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा भाई, पहले तो मुझे ये देखना है कि ये जो दो सेट हैं ये आखिर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आया ये सबसेट्स में आते हैं, आया ये ओवरलैपिंग में आते हैं, आया ये डिसजॉइंट में आते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या कोई इनमें कॉमन है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, जी हाँ 1 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है। इस तरह से 2 एलिमेंट इसके अंदर कॉमन है। तो हम जो टाइप उठाएंगे वो ये वाला उठाएंगे, जो ओवरलैपिंग वाला है वो वाला उठाएंगे। दिस इज़ ए, और इसका पिक्चर खुद बनाएंगे इस तरह का बी। अब यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे लिखेंगे, वो हैं 1 और 3। बाकी जो हमारे पास बचता है जैसे कि 2 है वो इधर लिखेंगे, 4 है वो इधर लिखेंगे। फिर बाकी क्या है हमारे पास इसके अलावा
5 है, 7 है, 9 है, तो ये एलिमेंट्स जो हैं इस तरफ लिखेंगे कॉमन वाले एलिमेंट। यहाँ पे जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं ना छोटा सा, ये असल में ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है, या यूँ इसको छोड़ें आप, ये कॉमन रीजन को शो करता है, ठीक है ना, कॉमन रीजन को शो करता है। कॉमन नंबर जो होंगे वो एक दफ़ा लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे। तो इसका मतलब है अगर मैं इस लाइन को गुम करता हूँ तो यानी ये ए के अंदर है, फिर अगर इस लाइन को इधर से यहाँ पे यूँ करता हूँ तो ये यूँ यूँ समझते हैं कि ये किस चीज़ के अंदर है अभी, ये बी के अंदर है, यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में है। अब अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ मैन्युअली तो उसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट आ गए, 1 3 ऑलरेडी है, 2 4, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 है ही नहीं, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, ठीक है, 8 भी नहीं है, 9 लिखेंगे। ये इसका आंसर है। अब आप देखिए कि ये आंसर इस कौन से रीजन में मौजूद है, तो भाई ये तो यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 9 भी है, 7 भी है, सब भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे का सारा रीजन है ये शेड होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी विच इज शेडेड लाइक दिस, एंड दिस इज आंसर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस जो आप समझना चाहते हैं कि मिलनी चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने जैसे दूसरे बच्चों तक भी ज़रूर भेजिए ताकि वो भी इस इल्म के ज़ेवर से मुस्तफ़ीद हों। मेरा सिंपल सा मकसद है कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज हमने सीखी है वो आप बच्चों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।